हेलो एवरीबॉडी, आई एम शकुंतला। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बीपीसीसी 105 साइकोलॉजिकल रिसर्च बुक में से यूनिट 3 का कॉन्स्ट्रक्ट जो हमारा एक पॉइंट है इसको क्लियर कर लेते हैं। एक इसमें से भी नोट लिखने के लिए क्वेश्चन आता है, जैसे कि कंस्ट्रक्ट के बारे में बताओ, इसके टाइप्स के बारे में बताओ, तो हम क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? अ कॉन्सेप्ट मे बी डिफाइंड एज डिस्क्राइबेबल रेगुलरिटीज, रियल और इमेजिन्ड इवेंट और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, कोई भी इवेंट को, किसी इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट को, उसको हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। सपोज मैं अगर एप्पल बोलती हूँ तो तुम्हें इमेजिन हो जाता है कि एक रेड कलर का इस तरह से एक फ्रूट होता है जिसको हम एप्पल कहते हैं। तो डिस्क्राइब कर सकते हो, रेड कलर का राउंड शेप का एक फ्रूट होता है जिसको हम एप्पल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने एप्पल को देखा ही नहीं होगा तो वो उसको इमेजिन नहीं कर सकेगा और ना पहचान सकेगा, तो वो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तुम्हारे लिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर है जिसने वो एप्पल को देखा हुआ है या समझा हुआ है या पहले से वो जानता है उसको। ठीक है, तो वो डिस्क्राइब कर सकता है, तो उसके लिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर है। यानी कि एप्पल है, ये कॉन्सेप्ट उसको क्लियर है। तो एप्पल क्या है? एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी चीज़ है, बुक है, पेंसिल है, कोई भी चीज़ है जिसको तुम डिस्क्राइब कर सकते हो और इमेजिन कर सकते हो, उसकी फिगर को नाम बोलते ही उसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में आ जाती है, तो वो क्या है? कॉन्सेप्ट है। ओके, तो कॉन्सेप्ट जो होता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अचीवमेंट हमारा एक वर्ड है जिसको हम कंस्ट्रक्ट रूप में भी यूज़ करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट रूप में भी यूज़ करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट रूप में अगर हम लेते हैं तो ये हमारा कॉन्सेप्ट भी माना जा सकता है और कंस्ट्रक्ट भी माना जा सकता है। कॉन्सेप्ट कैसे माना जाएगा? जैसे कि हम किसी के बिहेवियर में अचीवमेंट नोटिस कर रहे हैं तो वो हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर हम किसी के बिहेवियर में, जैसे मैंने बोला कि हाँ इसकी अचीवमेंट दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं क्या कह रही हूँ? अचीवमेंट एज ए कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। ओके, अब कंस्ट्रक्ट क्या होते हैं? तो कंस्ट्रक्ट आर क्रिएटेड एंड यूज्ड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ रीजंस। इट हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्ट को हम यूज़ करते हैं किसी रीज़न को एक्सप्लेन करने के लिए, और इसको बड़े स्तर पर कॉन्सेप्ट जो होता है उसी 2-3 कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट बनता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब हम कोई कॉन्सेप्ट्स को रिलेट करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है। यानी कि कोई कॉन्सेप्ट्स को हम रिलेट करके एक आंसर या कोई स्टेटमेंट बनाते हैं तो वो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट के 2 कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है कंस्ट्रक्ट इज अ पार्ट ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क एंड इज रिलेटेड इन वेरियस वेज टू अदर कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट जो होता है एक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क होता है जो कि दूसरे कॉन्स्ट्रक्ट्स के साथ में कुछ ना कुछ रिलेट करता है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर है इसका कंस्ट्रक्ट यूजुअली ऑपरेशनली डिफाइंड एज टू अलाउ द ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। तो कॉन्स्ट्रक्ट को हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, यानी किसी चीज़ की अगर हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं उसके बारे में, तो वो है कॉन्स्ट्रक्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं कैरेक्टर्स को। जैसे हमारा होता है रेनफोर्समेंट। ठीक है, रेनफोर्समेंट वर्ड जो है वो हमारा क्या है? एक कंस्ट्रक्ट के रूप में जब यूज़ होगा, अगर हम इसको रिलेट करेंगे, किसके साथ में रिलेट कर रहे हैं हम? जैसे ड्राइव, मोटिवेशन, एसोसिएशन, किसी चीज़ के साथ में हमने दूसरे कॉन्सेप्ट्स के साथ में इसको रिलेट कर दिया तो ये क्या बन जाता है? रेनफोर्समेंट बन जाता है। तो यहाँ पर ड्राइव, मोटिवेशन, एसोसिएशन, ये सब क्या है? थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हैं। ठीक है, जो कि हमने इसके साथ में एसोसिएट किया है, इसके साथ में उसको रिलेट किया है, तो हमारा रेनफोर्समेंट क्या बन गया? कंस्ट्रक्ट बन गया। और इसी तरह से रेनफोर्समेंट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट कैन बी अ स्टिमुलस और इवेंट विच इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, या ऑकरेंस ऑफ अ रिस्पॉन्स। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स के आने में या उसकी एक्यूरेसी में, उसके दिखने में जो हमारी रेनफोर्समेंट होगी उसकी वो क्या करेगी?
हेल्प करेगी उसको इंक्रीज करने में या हो सकता है डिक्रीज भी करने में। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्स्ट्रक्ट जो है रेनफोर्समेंट हमारा कॉन्स्ट्रक्ट बन गया। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्ट्रक्ट बन गया। तो इस तरह से यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, क्लिंगर ने भी बोला था द कॉन्स्ट्रक्ट कैन बी टर्म्ड एज कॉन्सेप्ट दैट इज एडॉप्टेड फॉर एम्पेरिकल पर्पस। ठीक है, thus when adjustment is adopted in research for empirical purpose it will be termed as construct। clear? नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल, दूसरा होता है हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, इंटरवेनिंग वेरिएबल क्या होते हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल इज अ कंस्ट्रक्ट which is utilized as a summary term for a group of other construct. It has no meaning apart from the context in which it is utilized. तो इसमें इसका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता, कोई अस्तित्व नहीं होता, इसको किसी के साथ में रिलेट किया जाता है तभी इसका कोई मीनिंग फॉर्म होता है या इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। जैसे कि हैबिट, स्ट्रेंथ एंड ड्राइव। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर बनता है हमारा पोटेंशियल, यानी कि इसमें कितनी पोटेंशियल है हम देखते हैं कि उसकी हैबिट स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ड्राइव कितनी है, और फिर इनको मिलाकर उसकी पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि ये दूसरे पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसको इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। तो जैसे कि नॉलेज जो होती है वो डिपेंड करती है हमारी अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग एंड इंटेलिजेंस के ऊपर, तो इसीलिए नॉलेज जो होगी क्या होगी, इंटरवेनिंग वेरिएबल हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी तरह से हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट किसे कहते हैं? जिसका हमारा इंडिपेंडेंट यानी कि उसको हम अलग से उसको अस्तित्व में देख सकते हैं, उसको हम पा सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि hypothetical construct is a theoretical term which is employed to describe something real। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए जो हम एक टर्म यूज़ करते हैं वो है हमारा hypothetical construct। ठीक है, सपोज हैबिट स्ट्रेंथ, ठीक है, डिफाइंड बाय हल एज अ नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट कितनी बार किया गया, कितने बार ट्रायल्स लिया गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी जो हैबिट है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, एक दो बार तुमने अगर कोई चीज़ को ट्राई किया तो वो तुम्हारी हैबिट नहीं बन जाती, हम उसको कई महीनों तक अगर एक ही चीज़ को फॉलो करते रहेंगे, एक ही चीज़ को करते रहेंगे, यानी कि ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे जब जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हमारी हैबिट स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो ये डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर हम हैबिट स्ट्रेंथ और ये नंबर ऑफ ट्रायल्स की बात करें तो ये अलग अलग भी हम इंडिपेंडेंटली इनको अलग अलग भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल है जैसे कि हमारा नॉलेज इज इक्वल टू AC मल्टीप्लाई IQ। मीन्स क्या है? K फॉर नॉलेज, AC फॉर अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग, IQ इंटेलिजेंस। तो नॉलेज जो है किसके नॉलेज अमाउंट ऑफ कंडीशनिंग और इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो नॉलेज डिपेंड कर रही है इन दोनों के ऊपर, और ये दोनों चीज़ क्या है? आपस में इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट चीज़ को हम कहते हैं हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट, और जो चीज़ डिपेंड करती है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरवेनिंग वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्ट क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू।